Hello everyone, this is Ashutosh Chaturvedi. I cracked IIT JEE in 99 and I am BTech from IIT BHU and आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं a very important, very interesting and very amazing topic of mechanics, that is work, power and energy. तो जैसा कि आप नोटिस कर पा रहे हैं कि इस चैप्टर में तीन फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, वर्क है, एनर्जी है एंड पावर है। तो सबसे पहले हम लोग कुछ वर्क डन करेंगे, वहाँ से कुछ एनर्जी आएगी और उसके बाद अपनी पावर दिखाएंगे, हाउ पावरफुल इज़ द पावर, राइट। ये जो पूरा वर्क, पावर एंड एनर्जी का चैप्टर है, इट इज़ कम्प्लीटली बेस्ड अपॉन द प्रीवियस चैप्टर, दैट इज इट इज़ बेस्ड ऑन एनएलएम, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन एंड फ्रिक्शन। जो भी हम लोग लॉज ऑफ मोशन में और फ्रिक्शन में फंडे पढ़ चुके हैं, सारे के सारे एज इट इज अप्लाई होंगे इन दिस वर्क, पावर, एनर्जी। ये कोई नया चैप्टर नहीं है, कोई सेपरेट चैप्टर नहीं है, कोई इंडिपेंडेंट चैप्टर नहीं है, कंप्लीटली बेस्ड अपॉन लॉज ऑफ मोशन एंड फ्रिक्शन। वही फोर्स है, वही एक्सेशन है, वही फ्री बॉडी डायग्राम है, वही सारे के सारे फ्रिक्शन के फंडे हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हम लोग जर्नी स्टार्ट करेंगे वर्क डन से। कहाँ से? जो वर्क डन रहता है ये दो तरह के फोर्सेस की वजह से डिफाइन होता है। कौन कौन से? एक होता है कांस्टेंट फोर्स का, दूसरा रहता है वेरिएबल फोर्स का। सब लोग हेडिंग बनाएं, वर्क डन ड्यू टू कांस्टेंट फोर्स। तो सवाल आया इसमें कि कांस्टेंट फोर्स का मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय कांस्टेंट फोर्स। पहले हम लोग चर्चा करने वाले हैं वर्क डन ड्यू टू कांस्टेंट फोर्स की, ठीक है। तो साहब पूछोगे साहब कि कांस्टेंट फोर्स का सेंस क्या है। फोर्स इज सेड टू बी कांस्टेंट व्हेन इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर कांस्टेंट। वेक्टर क्वांटिटी है ना भाई, कोई वेक्टर कांस्टेंट कब रहेगा? जब उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहे, उसकी डायरेक्शन भी कांस्टेंट रहे। फोर्स क्या है? इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इसमें मैग्नीट्यूड भी होगा, इसमें डायरेक्शन भी होगा। तो जब मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट रहे, डायरेक्शन भी कांस्टेंट रहे, तब फोर्स कांस्टेंट होगा, राइट। तो ये सेंस है कि कांस्टेंट फोर्स। अब सवाल आया, हाउ टू फाइंड आउट वर्क डन ड्यू टू कांस्टेंट फोर्स। तो दिस इज हाउ इट इज डिफाइंड। Work done by a constant force is defined as dot product, scalar product of force and displacement. समझ में आ रहा ना? एक कांस्टेंट फोर्स की वजह से जो वर्क डन होता है उसको हम इस तरह से डिफाइन करते हैं, वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स इट इज डिफाइंड एज डॉट प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, क्लियर है। अब देख, हम लोग दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट कैसे पढ़ते हैं? ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा। हम लोग डॉट प्रोडक्ट कैसे पढ़ते हैं? ए डॉट है, ए डॉट बी बराबर ए इंटू बी इंटू कॉस थीटा। डॉट प्रोडक्ट कैसे पढ़ते हैं? ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा। तो क्या हम एफ डॉट डी ले सकते हैं? एफ इंटू डी इंटू कॉस थीटा। ए डॉट बी ए बी कॉस थीटा, एफ डॉट डी एफ डी कॉस थीटा, एफ इंटू डी इंटू कॉस थीटा। सिंपल सिंपल से टर्म्स हैं। F मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, D मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, थीटा एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। थीटा क्या है? एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, क्लियर। इसका मतलब ये है, थोड़ा सा अगर आप फील करना चाहें, पहले समझें है ना, बाद में छापें। ऐसा समझें कि अ बॉडी इज एक्टेड अपॉन बाय अ कांस्टेंट फोर्स F, राइट, and under the influence of this force displacement of this body is D. Let's say इस force की influence में body का displacement D हो रहा है, right? If angle between direction of force and direction of displacement is theta, खड़ाक, right? Direction of force, direction of displacement, इनके बीच का angle theta है। Then work done by this force on this body during this displacement, it is mathematically defined as this, क्या? F D cos theta। ये force इस body पे इस interval में इतना amount of work done perform करेगा, कितना? F D cos theta। This is how work done due to a constant force is defined. अगर बॉडी पे फोर्स लगा रहा है, इस फोर्स की प्रेजेंस में बॉडी का डिस्प्लेसमेंट डी हो रहा है, तो ये फोर्स इस बॉडी पे इस इंटरवल में इतना वर्क डन करेगा, ठीक है। पहले इतना चाहते हैं। अब इसमें एक बहुत ज़बरदस्त कंसेप्ट आया, ठीक है, तोड़ू कंसेप्ट, ठीक है, ध्यान देना। जैसे मान ले कि बॉडी पे साहब फोर्स ऐसे लग रहा है, ठीक है, ओके। मान ले बॉडी का डिस्प्लेसमेंट डी हो रहा है, ओके, एंड एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज थीटा, खटाक, ठीक है।
मान ले इस तरह का सिचुएशन है, फोर्स है, डिस्प्लेसमेंट है एंड दिस एंगल इज थीटा। ठीक, थोड़ा सा गेम खेल रहा हूँ, है ना, खेलोगे? ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इस लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स पे एक परपेंडिकुलर नॉर्मल ड्रॉ करता हूँ। क्या कर रहा हूँ, आई एम ड्रॉइंग अ परपेंडिकुलर फ्रॉम दिस पॉइंट ओवर दिस लाइन, है ना, इस पॉइंट से इस लाइन पे एक साहब परपेंडिकुलर खींच दो। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, वाह वाह। ठीक है, अब बोल, क्या डी का थीटा के डायरेक्शन में ये कॉम्पाउंड तुम्हें दिख रहा है, डी कॉस थीटा, और क्या इसके परपेंडिकुलर में ये कॉम्पाउंड दिख रहा है, डी साइन थीटा? ये तो वेक्टर के, हाँ हाँ, ये तो वेक्टर के बेसिक फंडे हैं। ए का थीटा के डायरेक्शन में कॉम्पाउंड, ए कॉस थीटा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ए साइन थीटा। अरे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी तो है रे, डिस्प्लेसमेंट के कॉम्पाउंड ले रहा है, वेक्टर क्वांटिटी है ना, डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है, एक्सेशन है, फोर्स है, सब क्या है, वेक्टर क्वांटिटीज है, तो वेक्टर कॉम्पाउंड ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो डी का थीटा के डायरेक्शन में कॉस थीटा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में साइन थीटा। अब थोड़ा ध्यान देना, थोड़ा ध्यान देना, थोड़ा ध्यान देना, बड़ा जबरदस्त कंसेप्ट आने वाला है, जबरदस्त कंसेप्ट, मजा आ जाएगा तुम्हें। एफ डी कॉस थीटा जो है इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं, एफ इंटू डी कॉस थीटा। अब ध्यान से सोचें, व्हाट इज दिस डी कॉस थीटा, व्हाट इज दिस डी कॉस थीटा? डी कॉस थीटा असलियत में है, इट इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी along the direction of force. It's not total displacement, it is displacement along the direction of force. फोर्स की डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट, देख क्या कमाल का है ना, यहाँ पे कंसेप्ट आया, बहुत तोड़ू कंसेप्ट है रे। बड़े बड़े जो सवाल हैं एडवांस के, भारी भारी सवाल, ठीक है, एक एक लाइन में धराशायी हो जाएंगे, जबरदस्त कंसेप्ट आने वाला है, ध्यान सुनना। डी का थीटा का डायरेक्शन में डी कॉस थीटा, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में डी साइन थीटा। देख ध्यान से सुन, असलियत में जो बॉडी का डिस्प्लेसमेंट है वो ये है, रियलिटी में ये डिस्प्लेसमेंट है। इस डिस्प्लेसमेंट का फोर्स की डायरेक्शन में कंपोनेंट डी कॉस थीटा है, इसी डिस्प्लेसमेंट का फोर्स के परपेंडिकुलर कंपोनेंट कितना है, डी साइन थीटा। तो इस डी कॉस थीटा को क्या मैं लिख सकता हूं, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फोर्स की डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट। ये सुनो, इसको मैं लिख रहा हूं, इधर देख, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, सुना सुना सुना, अभी है ना, छापने के लिए समय दूंगा, पहले समझें। अब कुछ नहीं, डी कॉस थीटा जहां पे आपको दिख रहा है ना, उसकी जगह मैं ये लिख रहा हूं, डिस्प्लेसमेंट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो क्या वर्क डन का एक ये भी फॉर्मूला अपने सामने आ गया, डिस्प्लेसमेंट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, है ना? तो बोलो भाई, ये सुनो, अब तो ये नया चैप्टर पढ़ रहे हो तुम लोगों को, है ना, नया जोश होगा, नई अंथी होगी, है ना, नई एनर्जी, नहीं? ठीक है, एनर्जी मल्टीप्लाइड। ध्यान समझें, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, एफ इंटू डी कॉस थीटा, और डी कॉस थीटा हो गया डिस्प्लेसमेंट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फोर्स की डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट। मतलब क्या हम वर्क डन को ऐसे भी लिख सकते हैं कि वर्क डन हो गया फोर्स इंटू फोर्स की डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट, इट इज फोर्स इंटू फोर्स की डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट। बहुत तोड़ू कंसेप्ट है ये, मतलब ऐसे सवालों में बहुत काम का कंसेप्ट हो जाता है, जहां पे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो एंगल है ये निकालना थोड़ा सा मुश्किल है। करेंगे हम लोग एडवांस लेवल के जब सवाल करेंगे ना, तब अपने को समझ में आएगा, अभी समझें ध्यान से। ऐसे केसेस जहां पे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल निकालना थोड़ा सा क्रिटिकल होता है, थोड़ा सा टिपिकल होता है, तो ऐसे केस में दिस फॉर्मूला प्लेज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट रोल, वेरी क्रूशियल रोल। तो ऐसे केस में सिर्फ पूरा आपको डिस्प्लेसमेंट देखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट देख लें, ठीक है, फोर्स देखें और फोर्स की डायरेक्शन में, इधर उधर देखना ही नहीं है, इधर उधर नहीं, सिर्फ अर्जुन की तरह टारगेट। टारगेट पता ना, मिशन 2023। ठीक है, टारगेट, एक ही टारगेट, ठीक है, राइट। तो ध्यान समझें, अगर आपको, ठीक है, एंगल नहीं पता चल पा रहा है, थोड़ा सा क्रिटिकल टिपिकल हो रहा है, तो सिर्फ दो चीजें पकड़ें, फोर्स देख और फोर्स की डायरेक्शन, इधर उधर नहीं, फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट देख। जैसे मान ले फोर्स हॉरिजॉन्टल में लगा रहा है, तो इधर उधर देखने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ हॉरिजॉन्टल में डिस्प्लेसमेंट देख ले, वो हो जाएगा वर्क डन। समझ पा रहे हो? फोर्स देखें और फोर्स की डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट, इधर उधर नहीं। एक छोटा सैंपल दिखाता हूं, पहले इतना छापना है ना, एक छोटा सैंपल दिखाता हूं। ऐसे तो समझ में नहीं आएगा यार ये क्या है ना, हाउ टू फाइंड आउट डिस्प्लेसमेंट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। एक छोटा सैंपल पेश करना चाहता हूं, अगर तुम्हारी इजाजत है। ठीक है, जैसे एक छोटा सैंपल दिखा रहा हूं, है ना, ठीक है, ध्यान सुनना, बड़ा मजेदार कंसेप्ट है ना। इधर देख, जैसे मान लिया जाए कोई बॉडी किसी रैंडम पाथ में जा रही है,
ठीक है। जैसे मान ले अ बॉडी इज मूविंग अलोंग दिस लेट्स से सर्कुलर ट्रैक, कुछ 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 ऐसे जा रही है, ठीक। और इस बॉडी पे मैं कांस्टेंट फोर्स लगा रहा हूँ एफ का, कांस्टेंट फोर्स है। कांस्टेंट फोर्स मतलब कांस्टेंट फोर्स, उसका मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है, उसकी डायरेक्शन भी कांस्टेंट है, क्लियर है। अब देखें, ठीक है। अब अगर तुम्हें पूछता है कि बता यू फाइंड आउट वर्क डन बाय दिस फोर्स ऑन दिस बॉडी ड्यूरिंग दिस इंटरवल, तो भाई साहब इसमें डिस्प्लेसमेंट निकाल लो, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल देखो बहुत लंबा चौड़ा जाएगा। वैसे बना सकते हो जनरल फॉर्मूले से कि साहब एफ देखो, डी देखो, थीटा देखो, मल्टीप्लाई करो, लेकिन इसका एक शॉर्टकट है। तो यार यही तो शॉर्टकट्स काम आते हैं तुम्हारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तुम्हें अपनी नॉलेज थोड़ी दिखानी है, ठीक है, तुम्हें तो स्कोर करना है। यू हैव टू बीट द कॉम्पिटिशन, आपको अपने कॉम्पिटिटर से बेहतर परफॉर्म करना है। वहाँ नॉलेज नहीं दिखानी कि यार मेरे को एक सवाल के 4 मेथड आने तो चारों मेथड से मैं बना के आऊँगा। आपको ये देखना है कि सबसे सिंपलेस्ट रूट क्या है, सबसे शॉर्टेस्ट पाथ क्या है, जल्दी से जल्दी आंसर कैसे आ सकता है, ठीक है। ध्यान सुनना। तो एक तो जनरल अप्रोच ये कि साहब डिस्प्लेसमेंट देखो, फोर्स देखो, डिस्प्लेसमेंट देखो, दोनों के बीच का एंगल दूर दूर तक दिख ही नहीं रहा एंगल। एक लाइन का मेथड क्या, सिर्फ देख फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट क्या है। मान ले फोर्स हॉरिजॉन्टल में है और फोर्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, मान ले ये डी है, फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, तो क्या डायरेक्टली मैं इसमें वर्क डन का आंसर ये चिपका सकता हूं। ये सुनो, देखिए बैंड सवाल की बताए ना, कमाल का फॉर्मूला दोस्त, अमेजिंग फॉर्मूला। बड़े बड़े सवाल एक एक लाइन में धराशायी हो जाते हैं। फोर्स इंटू फोर्स की डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट, अगर आप जनरल अप्रोच घुमाएंगे बहुत लंबा चौड़ा है यार। एफ देखो, डी देखो, थीटा देखो, थीटा तो दूर दूर तक नहीं दिख रहा है, एफ इधर है, डिस्प्लेसमेंट इधर है। तो हमने क्या शॉर्ट ट्रिक घुमाया कि आप फोर्स देखें और इधर उधर का नहीं, सिर्फ फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट देखें, खत्म कहानी, मल्टीप्लाई कर दे। तो फोर्स हॉरिजॉन्टल में है, सिर्फ हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट देख लें। मान ले यहां पे देखो पार्टिकल का ये है एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट, ये है पार्टिकल का उस इंटरवल में वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, जिससे कोई मतलब नहीं है। ये है पार्टिकल का उस इंटरवल में हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट व्हिच इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो फोर्स हॉरिजॉन्टल इनटू फोर्स की डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट व्हिच इज डी, एक झटके में आ गया। क्लियर है, छापते चलो। अब हम ये जो फॉर्मूला पढ़ते हैं कि साहब वर्क डन है एफ डॉट डी, हमेशा ध्यान रखें, या डब्ल्यू बराबर एफ डी कॉस थीटा, हमेशा ध्यान रखें कि वर्क डन एक स्केलर क्वांटिटी होती है। समझ आया ना, वर्क डन इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। जैसे आपने जीवन में कुछ काम किया तो काम की कोई डायरेक्शन थोड़ी है कि यार आज मैंने 10 जूल का काम किया, मैंने ईस्ट में किया, वेस्ट में किया, नॉर्थ में किया, साउथ में किया, ऊपर किया, नीचे किया, दाएं बाएं, इधर उधर किधर किया, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखें वर्क डन इज अ स्केलर क्वांटिटी, वही वर्क डन स्केलर। असलियत में वर्क डन को हम डिफाइन कैसे करते हैं, डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। क्या हम लोग पढ़ चुके हैं, वेक्टर्स का जो डॉट प्रोडक्ट होता है इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर्स के प्रोडक्ट में हम लोग 2 तरह के प्रोडक्ट्स पढ़े थे, एक डॉट, दूसरा क्रॉस, रिकॉल कर पा रहे हो। वेक्टर्स का जो डॉट प्रोडक्ट होता है कैसी क्वांटिटी, स्केलर। वेक्टर्स का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखें कि सिंस वर्क डन डिफाइन होता है 2 वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट से, और वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट एक स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए हमेशा ध्यान रखें वर्क डन एक स्केलर क्वांटिटी है। इसमें मैग्नीट्यूड होगा, यूनिट होगा, कोई भी डायरेक्शन नहीं होगा। तुमने अगर आज जो है 10 जूल का वर्क डन किया तो इस वर्क डन की कोई है ना डायरेक्शन थोड़ी है। आपने जीवन में कुछ मेहनत की तो मेहनत की डायरेक्शन क्या है डायरेक्शन डज नॉट फाइंड एनी सेंस, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखें ये जो सा वर्क डन है इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। दूसरी बात ध्यान से देखें, वर्क डन का एक्सप्रेशन क्या दिख रहा है, एफ इंटू डी इंटू कॉस थीटा। क्या एफ और डी ये हमेशा एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। हमेशा ध्यान रखें किसी भी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड रहता है इट इज ऑलवेज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। वेक्टर का जो है ना मैग्नीट्यूड होता है ना वो हमेशा पॉजिटिव होता है। प्लस माइनस अब मोह माया है, प्लस माइनस सिर्फ वेक्टर का डायरेक्शन शो कर रहा है। जैसे मान ले एक आई कैप है, दूसरा माइनस आई कैप है, इन दोनों वेक्टर्स में क्या सिमिलरिटी है, क्या डिफरेंस है, दोनों के मैग्नीट्यूड बराबर हैं, डायरेक्शन अपोजिट है, समझ आया ना, दोनों यूनिट वेक्टर हैं, ठीक है।
इसका भी मैग्नीट्यूड 1, इसका भी मैग्नीट्यूड 1, -1 मत कर देना रे। प्लस और माइनस सिर्फ डायरेक्शन का रहता है, माइनस साइन सिर्फ ये इंडिकेट कर रहा है कि इस वेक्टर का डायरेक्शन इस वेक्टर के ऑपोजिट है। क्लियर? डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर इज एग्जैक्टली ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर। क्लियर? बाकी हमेशा ध्यान रखें मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वेक्टर इट इज ऑलवेज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। तो सिंस किसी भी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो हमेशा एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो f इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर f पॉजिटिव, d इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर d ऑलवेज पॉजिटिव। तो f और d ये सब हमेशा पॉजिटिव रहेंगे, कोई शक नहीं। ठीक है, f और d क्या हो जाएंगे? पॉजिटिव, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, यहाँ पे जो थीटा बैठा है ये गेम खेल सकता है। डिपेंडिंग अपॉन दिस थीटा वर्क डन इट मे बी पॉजिटिव, इट मे बी नेगेटिव, इट मे बी जीरो एज वेल। समझा ना? जैसे मान ले थीटा एक्यूट एंगल है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos थीटा पॉजिटिव हो जाएगा, वर्क डन पॉजिटिव। थीटा ऑब्ट्यूज एंगल है, सेकंड क्वाड्रेंट में cos थीटा नेगेटिव हो जाएगा, वर्क डन नेगेटिव। थीटा 90 है, cos 90 निपट गया, वर्क डन खड़ाक उड़ गया, जीरो। सो डिपेंडिंग अपॉन दिस थीटा वर्क डन। तो हमेशा ध्यान रखें वर्क डन साहब पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। छापते चले। सबसे पहला एलिमेंट्री बेसिक केस ये आया क्या कि अगर साहब एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या है? एक्यूट एंगल 90 छोटा है। जैसे कुछ इस तरह की पिक्चर तुम्हें देखने को मिल रही है कि साहब फोर्स ऐसा लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ये है और दोनों के बीच का एंगल ऑफ कोर्स एक्यूट एंगल है ना। तो वर्क डन निकालने की कोशिश करेंगे f इंटू डी इंटू कॉस थीटा। एफ और डी दो वेक्टर के मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होगा, कैन नेवर बी नेगेटिव। ठीक है, थीटा लाई कर रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, क्या हम लोग पढ़ चुके हैं ट्रिग्नोमेट्री में कि इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव। या सुनो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos थीटा भी पॉजिटिव होगा, तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव हो गया ना रे पॉजिटिव। छापते चले। केस 2, केस 2 में जैसे मान ले इफ एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज ऑब्ट्यूज। ठीक है, थीटा कैसा है? 90 बड़ा है, 180 छोटा है। कैसा? सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। जैसे कि पिक्चर इज लाइक दिस, फोर्स इधर लगा रहा है लेकिन मान ले बॉडी का डिस्प्लेसमेंट कुछ इस तरह से हो रहा है एंड एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इट इज ऑब्ट्यूज। 90 बड़ा 180 छोटा है। तो यहाँ पे अगर आप वर्क डन निकालने की कोशिश करते हैं f इंटू डी इंटू कॉस थीटा, तो भाई साहब f और d ये तो वैसे ही पॉजिटिव है, कोई शक नहीं। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर्स हैं वो तो हमेशा पॉजिटिव है। थीटा चला गया है आपका सेकंड क्वाड्रेंट में। क्या हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ चुके हैं कि सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन से रेशियोज पॉजिटिव होते हैं? साइन एंड कॉसेक, बाकी सारे क्या हो जाते हैं? नेगेटिव। कॉस है, सेक है, टेन है, कॉट है। क्लियर? तो कॉस थीटा नेगेटिव हो जाएगा, इधर देख। तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव विल गिव यू नेगेटिव। तो क्या वर्क डन यहाँ पर नेगेटिव हो जाएगा? ये सुनो, क्लियर है भाई? अब इसमें एक छोटा सवाल आया, एक छोटा सवाल तुम लोगों से पूछता हूँ, पूछ सकता हूँ? जैसे मान ले सब लोग ध्यान सुनना, यहाँ पे थोड़ा ध्यान से सोचो। थोड़ा अजीब सा तुम लोगों को लग रहा होगा, पता नहीं लग रहा है कि नहीं लग रहा है। फोर्स लगा रहा है तो डिस्प्लेसमेंट इधर होना चाहिए ना रे, इधर कैसे भाग रहा है पार्टिकल? पॉइंट समझ में आया क्या पूछ रहा हूँ? अरे फोर्स इधर लगाएगा पार्टिकल पे तो इधर कैसे भाग रहा है? इधर जाना चाहिए। आई मीन कैन यू एक्सप्लेन दिस कि फोर्स इधर लग रहा है लेकिन पार्टिकल इधर कैसे भाग रहा है? देख, फंडा ये है कि तुम्हें जैसा दिख रहा है ना वैसा है नहीं, और जैसा असलियत में होता है वो तो कभी दिखता ही नहीं है। ठीक है, मतलब क्या बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है ना? मतलब ऐसा है कि यहाँ पे और भी पार्टिकल पे कई सारे फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, समझे ध्यान से। पार्टिकल पे और भी कई सारे फोर्सेस यहाँ पे एक्ट कर रहे हैं, जैसे ये भी फोर्स हो सकता है, ये भी फोर्स हो सकता है, ये भी फोर्स हो सकता है, और भी बहुत सारे हो सकते हैं। और इन सारे फोर्सेस की इन्फ्लुएंस में दिस पार्टिकल इज मूविंग अलोंग दिस डायरेक्शन, बट वी आर इंटरेस्टेड ओनली इन फाइंडिंग आउट वर्क डन बाय दिस फोर्स। ये सुनो, असलियत में ये मतलब है इसका, तो है ना, इसको लिटरली ऐसे मत लेना कि साहब फोर्स इधर लगा रहा है, पार्टिकल ऐसे इधर कैसे जा रहा है, कैसे जाएगा रे बाबा। तो असलियत में ये कहानी है कि पार्टिकल पे और भी बहुत सारे फोर्स लग रहे हैं। भाई पार्टिकल उस डायरेक्शन में भागता है जिस डायरेक्शन में उस पर नेट फोर्स लगता है ना। तो हो सकता है और भी कई सारे फोर्स लग रहे हों जिनकी वजह से पार्टिकल का नेट डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, बट हम सिर्फ यहाँ पे इस फोर्स के वर्क डन की बात कर रहे हैं। तो इस फोर्स के लिए तो थीटा यार एक्यूटी दिख रहा है ना, एंगल बिटवीन 10 फोर्स एंड 10 डिस्प्लेसमेंट कितना दिख रहा है? तो असलियत में ये मतलब है। क्या अब चमक गया? क्लियर है?
तो इसी में आखिरी पॉसिबिलिटी बनेगी, हो सकता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर हो जाए, ठीक है। जैसे मान ले फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर परपेंडिकुलर, ठीक है। एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज 90। जैसे मान ले फोर्स लगा रहा है और साहब डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, ठीक है भाई, और एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज 90। इस केस में अगर आप वर्क डन निकालने की कोशिश करते हैं, वर्क डन निकालने की कोशिश करते हैं एफ इंटू डी इंटू कॉस थीटा, तो थीटा की वैल्यू यहाँ पे 90 चिपका दे, तो वर्क डन हो जाएगा एफ इंटू डी इंटू कॉस थीटा मतलब 90, कॉस 90 कितना 0, खटाक। और यहाँ पे भी वही पॉइंट ध्यान रखना है, ठीक है। इसको ऐसे मत सोचना कि साहब फोर्स इधर लगा रहा है बॉडी तो उधर भागना चाहिए, ऐसे कैसे जा रहा है ना। तो इसमें भी सेम एक्सप्लेनेशन कि जैसा दिख रहा है वैसा है नहीं, मतलब यहाँ पे बॉडी पे और भी बहुत सारे फोर्सेस काम कर रहे हैं, देयर आर सो मेनी फोर्स वर्किंग ऑन दैट बॉडी, बट हियर वी आर इंटरेस्टेड ओनली टू फाइंड आउट वर्क डन बाय दिस फोर्स। ये सुनो, यहाँ पे भी सिचुएशन आपको इस तरह की कुछ देखने को मिल रही है कि साहब ये भी फोर्स लगा रहा है, इधर भी लगा रहा है, उधर भी लगा रहा है, दुनिया भर के लगा रहा है। सो दैट इन सारे फोर्सेस की इन्फ्लुएंस में बॉडी का नेट डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है और हम सिर्फ इस फोर्स के वर्क डन में इंटरेस्टेड हैं। तो इस फोर्स के लिए एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट तो भाई साहब 90 दिख रहा है, असलियत में ये मतलब है, ठीक है। वर्क डन ड्यू टू वेरिएबल फोर्स, तो अभी तक हम लोग चर्चा किए हैं वर्क डन ड्यू टू कांस्टेंट फोर्स, अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वर्क डन ड्यू टू वेरिएबल फोर्स। तो सवाल वही आया क्या कि वेरिएबल फोर्स बोले तो क्या, वेरिएबल फोर्स का मतलब क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय वेरिएबल फोर्स। फोर्स इज सेड टू बी वेरिएबल जब या तो फोर्स का मैग्नीट्यूड चेंज हो या उसका डायरेक्शन चेंज हो या फिर दोनों चीज़ें चेंज हो जाए तो फोर्स वेरी कर जाता है। वेक्टर क्वांटिटी है ना भाई, फोर्स जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है भाई साहब। और वेक्टर को क्या हम लोग पढ़ चुके हैं, 3 तरह से चेंज कर सकते हैं, या तो मैग्नीट्यूड चेंज कर या फिर डायरेक्शन चेंज कर या फिर दोनों चीज़ें चेंज कर, ठीक है। तो या तो आप फोर्स का मैग्नीट्यूड चेंज करें, इधर छाप देता हूँ, या तो मैग्नीट्यूड चेंज कर, हो सकता है डायरेक्शन कांस्टेंट रहे, ठीक है। दूसरी पॉसिबिलिटी डायरेक्शन चेंज हो सकता है उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहे, या हो सकता है दोनों चीज़ें चेंज कर जाएं, बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन चेंज हो जाए। तो साहब इन 3 तरह से हम फोर्स को चेंज कर सकते हैं। फोर्स चेंज हो रहा है या फोर्स वेरिएबल है, बात एक ही है। देखो अगर तो फोर्स कांस्टेंट होता है तो उसका वर्क डन हम लोग डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं, एफ इंटू डी इंटू कॉस थीटा। एफ देखें कितना, डी देखें कितना, है ना, थीटा देखें कितना, या वो शॉर्टकट वाला फार्मूला जो शॉर्ट ट्रिक वाला फार्मूला होता है कि फोर्स इंटू फोर्स के डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट। बट अगर फोर्स वेरिएबल है तो हाउ टू फाइंड आउट वर्क डन ड्यू टू वेरिएबल फोर्स, इंटीग्रेट करके निकालते हैं इन द डेरिवेशन ऑफ पोटेंशियल। फोर्स वेरिएबल आ रहा था ना, तो उस वेरिएबल फोर्स का वर्क डन निकालने के लिए हमने इंटीग्रेट किया था, W बराबर इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एक्स। ये सुनो, तो ध्यान रखें वेरिएबल फोर्स की वजह से जो वर्क डन होता है इसको हम लोग इंटीग्रेट करके निकालते हैं। वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स इट इज डिफाइंड एज इंटीग्रेशन ऑफ फोर्स विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट। क्या कैसे बोलते हैं, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स इंटीग्रेशन ऑफ फोर्स विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स को डिस्प्लेसमेंट के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करके वर्क डन निकालते हैं। कैसे कैसे निकालेंगे, ठीक है, अभी कंसेप्ट क्या है वो पकड़ता चलें, बाकी एक्चुअली में जब हम लोग प्रॉब्लम्स घुमाएंगे तब अपने को इन कंसेप्ट्स का एक्चुअल एप्लीकेशन क्लियर होगा। तो अब थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं अबाउट यूनिट एंड डायमेंशनल फार्मूला फॉर वर्क डन, राइट। वर्क डन का यूनिट क्या है, उसका डायमेंशनल फार्मूला क्या है, ठीक है। एमके सिस्टम से स्टार्ट करता है, एमके सिस्टम या फिर एसआई सिस्टम, ठीक है भाई। तो ध्यान दें वर्क डन क्या पड़ता है, एफ इंटू डी इंटू कॉस ऑफ थीटा। तो फोर्स का न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट का मीटर, कॉस थीटा फोकट है, मतलब इट्स अ नंबर, न्यूमेरिकल वैल्यू है ना, यूनिट लेस एंड डायमेंशनलेस क्वांटिटी, क्लियर है, वैल्यू है ना, न्यूमेरिकल वैल्यू है। कॉस थीटा की वैल्यू 1/2 है, 1/3 है, 1/4 जो भी, ठीक है। इस न्यूटन इंटू मीटर इसी को हम लोग जूल बोलते हैं। क्या बोलता है, न्यूटन इंटू मीटर, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज जूल, साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है, मिस्टर जूल मिस्टर जूल, ठीक है। सीजीएस सिस्टम में आया,
ये एमकेएस हो गया, एमकेएस या एसआई सिस्टम। अब आते हैं सीजीएस में। तो सीजीएस सिस्टम में फोर्स की यूनिट क्या पढ़ते हो, आवाज नहीं आई, टाइम। ठीक है, फोर्स का डाइन और डिस्प्लेसमेंट का सेंटीमीटर। डाइन इंटू सेंटीमीटर, इसी को अर्ग बोलता है। जैसे न्यूटन इंटू मीटर को जूल बोलता है, ऐसे डाइन इंटू सेंटी को अर्ग बोलता है, ठीक है। कोई बताएगा व्हाट इज रिलेशन बिटवीन एमकेएस एंड सीजीएस यूनिट्स ऑफ वर्क डन? 1 जूल इज 10 की पावर 7 अर्ग। तो 2 लाइन कह रहे है ना, हाउ टू फाइंड आउट रिलेशन बिटवीन एमकेएस एंड सीजीएस यूनिट रिलेशन। देखो असलियत में जूल का मतलब क्या है, असलियत में 1 जूल का मतलब क्या समझते हो? इट इज़ 1 न्यूटन इंटू मीटर। जूल क्या है, न्यूटन इंटू मीटर ही तो है। असलियत में जूल का मतलब क्या है, न्यूटन इंटू मीटर। तो न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट करा दें, मीटर को सेंटी में कन्वर्ट करा दें, क्लियर है। देखो तो 1 न्यूटन में से आप कितना डाइन बोलो, ठीक है भाई। ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं, पता है कहाँ पे, यूनिट्स एंड मेजरमेंट के चैप्टर में, याद आ रहा है। 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 पावर 5 डाइन, है ना। और 1 मीटर में कितना सेंटी, 100। ठीक है, 100 मतलब 10 पावर 2, 100 बोले तो 10 पावर 2 हो गया प्रूफ, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन पावर पावर जोड़ जाएंगे, 5 + 2 कितना हो जाएगा, 10 पावर 7। और क्या इसे डाइन इंटू सेंटीमीटर को हम लोग अर्ग बोलते हैं। दिस इज सीजीएस यूनिट ऑफ वर्क डन, क्या डाइन इंटू सेंटीमीटर, यही तो अर्ग है, हो गया प्रूफ। सो 1 जूल इक्विवेलेंट टू 10 की पावर 7, ठीक है। छापते चले। तो अब चर्चा कर लेते हैं इसके डायमेंशनल फार्मूला की, ठीक है। डायमेंशंस ऑफ वर्क डन, ठीक है भाई। तो वर्क डन क्या पढ़ते हैं, एफ इंटू टी इंटू कॉस थीटा। तो क्या वर्क डन का डायमेंशन हो जाएगा फोर्स का डायमेंशन इंटू डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन, ये सुनो। कॉस थीटा वैसे ही एक न्यूमेरिकल वैल्यू नंबर है ना, यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस क्वांटिटी, ठीक है। बता फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला m/L/t-2, डिस्प्लेसमेंट का डिस्टेंस बोलो, डिस्प्लेसमेंट बोलो, लेंथ बोलो, आर्क बोलो, रेडियस बोलो, एल ईच एक तरह का लेंथ ही तो है, ठीक है। लेंथ इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी, डायमेंशन इज एल। तो यहाँ से वर्क डन का सब डायमेंशन आ जाता है कितना, mL²t-2, ठीक है भाई। वर्क डन का एक और बहुत इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन आया कि वर्क डन इज ऑल्सो डिफाइंड एज एरिया अंडर द कर्व, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। क्या बोला, वर्क डन इज डिफाइंड एज एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। थोड़ा थोड़ा चमक रहा है क्या। एरिया से रिलेटेड कंसेप्ट हम लोग पहले भी कहीं किसी चैप्टर में तो पढ़ चुके हैं, कोई बताएगा कहाँ पे पढ़ चुके हैं? मोशन एंड वन डे में एरिया का, ठीक है, बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है फिजिक्स में, ठीक है। ऑलमोस्ट हर एक चैप्टर में कुछ ना कुछ ग्राफ का तुम्हें एरिया मिल जाएगा, ठीक है। नॉट ओनली इन 11th फिजिक्स बट इन 12th फिजिक्स एज वेल। जैसे मोशन वन डे में हम लोग बहुत सारे ग्राफ पढ़े हैं, वीटी ग्राफ का एरिया, एटी ग्राफ का एरिया, एक्स ग्राफ का एरिया। बता वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का एरिया किस फिजिकल क्वांटिटी को डिनोट करता है, डिस्प्लेसमेंट। एक्सेशन वर्सेस टाइम ग्राफ का एरिया किसको डिनोट करता है, चेंज इन वेलोसिटी, वेरी गुड। एक्सेशन वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ का एरिया किसको डिनोट करता है, हाफ ऑफ चेंज इन स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी, है ना। तो यहाँ पे भी एक है ना बड़ा जबरदस्त एप्लीकेशन आया एरिया का, है ना। तो रिलेट करके बताऊंगा, ध्यान सुनना। ये तो देख पहले कंसेप्ट पकड़। वर्क डन इज ऑल्सो डिफाइंड एज एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व, क्या, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। जैसे मान लो एक अपने को साहब ग्राफ गिवन है फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच का, किसी भी शेप का, किसी भी साइज का, कैसा भी ग्राफ है, ओके। फोर्स एज अ फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट पूछेगा, बता एरिया बाउंडेड बाय दिस कर्व विद द डिस्प्लेसमेंट एक्सेस, क्या, एरिया बाउंडेड बाय दिस कर्व एंड डिस्प्लेसमेंट एक्सेस। ये एरिया किस फिजिकल क्वांटिटी को डिनोट करेगा? जवाब क्या है, वर्क डन। एरिया अंडर द कर्व, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, ये एरिया डिनोट करेगा उस इंटरवल में फोर्स की वजह से वर्क डन को। छाप ले, 2 लाइन का प्रूफ है, रीजन है ना। तो इसको थोड़ा सा रिलेट करके समझें। इन जनरल क्या हम लोग पढ़ चुके हैं, रिकॉल कर पा रहे हो, इंटीग्रेशन के फंडे। इंटीग्रेशन का लेक्चर में, इंटीग्रेशन के आखिरी के लेक्चर में हम लोग पढ़े थे
कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, इनका मतलब क्या होता है। जैसे आप किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट कर रहे हो तो असलियत में आप क्या निकाल रहे हो, स्लोप। अरे भाई बाकी जनता याद आ रहा है रे, अरे हम लोग पढ़ चुके हैं रे। अरे डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेशन इस एरिया तुम लोग बताया हुआ है। डिफरेंशिएट कर रहा है, डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट है, तो डिफरेंशिएशन मतलब क्या होता है, क्या निकाल रहा है, स्लोप निकाल रहा है फंक्शन का। और अगर आप किसी फंक्शन को इंटीग्रेट कर रहे हैं तो क्या निकाल रहे हैं, एरिया निकाल रहे हैं। ये हम लोग पढ़ चुके हैं इंटीग्रेशन के लेक्चर में, है ना, याद रखें। तो उसी को थोड़ा सा रिलेट करके बता रहा हूँ। तो इन जनरल हम लोग पढ़ते हैं, इन जनरल हम लोग क्या पढ़ते हैं सर, इन जनरल हम लोग पढ़ते हैं कि अगर मान लो एक ग्राफ गिवन है इन बिटवीन y एंड x, है ना, कोई भी दो क्वांटिटीज y और x के बीच में ग्राफ गिवन है, तो एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y एंड x एक्सिस, ये एरिया किस क्वांटिटी को डिनोट करता है, इंटीग्रेशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। अगर आप किसी फंक्शन y को इंटीग्रेट कर रहे हैं तो असलियत में आप उस ग्राफ और x एक्सिस के बीच का एरिया निकाल रहे हैं। y वर्सेस x ग्राफ का एरिया क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ y dx। इसका हम लोग है ना प्रूफ भी देखे थे, रिमेंबर, x डिस्टेंस पे dx के लेंथ की एक छोटी सी स्टेप कट करते थे, उस छोटे से स्टेप का छोटा सा एरिया निकालता था y इंटू dx। फिर टोटल एरिया निकालने के लिए उस तरह के छोटे छोटे एरिया को ऐड करना पड़ता था, एंड दैट समेशन और एडिशन इट इज डिनोटेड बाय इंटीग्रेशन। तो सिमिलर क्वांटिटी की सेम फिजिकल क्वांटिटी की इन्फिनाइट वैल्यूज को ऐड करने का जो टूल है वही तो इंटीग्रेशन है। तो याद रखें, है ना, कि y वर्सेस x ग्राफ का एरिया क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ y dx। अब थोड़ा सा रिलेट करके बता रहा हूँ, y वर्सेस x ग्राफ का एरिया इंटीग्रेशन y dx, तो क्या मैं बोल सकता हूँ, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का एरिया क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ f dx। ये सुनो, एरिया का बेसिकली फॉर्मूला वही है, इंटीग्रेशन y dx, बस y को रिप्लेस करा दे बाय फोर्स और x की तो वैसे ही डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। y की जगह फोर्स आ जाएगा और x की जगह तो भाई वैसे ही डिस्प्लेसमेंट x है ना। तो यहां से हम लिख सकते हैं क्या, एरिया अंडर फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट कर्व, ये हो जाएगा क्या, इंटीग्रेशन ऑफ f dx, है ना। y की जगह f चिपका दिया, x ये तो वैसे ही x है। y वर्सेस x ग्राफ का एरिया इंटीग्रेशन y dx, f वर्सेस x ग्राफ का एरिया इंटीग्रेशन ऑफ f dx। तो फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ का एरिया क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ f dx। और क्या इंटीग्रेशन ऑफ f dx, ये तो वर्क डन होता है। अभी भी हम लोग वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स क्या पढ़ा है, इंटीग्रेशन ऑफ f dx, इंटीग्रेशन ऑफ फोर्स विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट। तो यही तो अपना वर्क डन है, हो गया प्रूफ। तो दिस इज नथिंग बट वर्क डन। Hence, यहीं से बस कंक्लूड हो गया। Hence, work done is also defined as, work done is also defined as area under the curve, force and displacement, ठीक है। तो ये छोटा सा प्रूफ है, ध्यान रखें, ठीक है। छाप लें, इसका यूज़ क्या है, कैसे कैसे सवाल बन सकते हैं। अभी जैसे तुम लोग सवाल बनाना जाओगे, ठीक है, तो यूज़ होगा। जैसे इस तरह के सवाल पूछ सकता है, तो मैं एक ग्राफ गिवन होगा, यू विल बी गिवन अ कर्व, एक ग्राफ देगा, ठीक है, किसी भी शेप का, किसी भी साइज का, फोर्स एज अ फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट पूछेगा, फाइंड आउट वर्क डन बाय द फोर्स ऑन द बॉडी। क्या पूछेगा, यू फाइंड आउट वर्क डन बाय द फोर्स ऑन द बॉडी व्हेन इट्स डिस्प्लेसमेंट चेंजेस फ्रॉम x1 टू x2। बता यहाँ से यहाँ तक की जर्नी में, इस इंटरवल में फोर्स बॉडी पे कितना वर्क डन परफॉर्म कर रहा है। तो वर्क डन निकालने के लिए एक्चुअली में क्या निकालना पड़ेगा, एरिया। क्या निकालना पड़ेगा, यू हैव टू फाइंड आउट एरिया बाउंडेड बाय दिस कर्व विद द डिस्प्लेसमेंट एक्सिस, ठीक है। और यही जो एरिया होगा, ये जो शेडेड पोर्शन का एरिया है, ये रिप्रेजेंट करेगा इस इंटरवल में इस फोर्स की वजह से इस बॉडी पे वर्क डन को। बस ध्यान ही रखें, जिस इंटरवल में वर्क डन पूछता है उसी इंटरवल का एरिया काउंट करना है। समझ पा रहे हो? जैसे मान ले, इधर देख, पूछता है, बता यहाँ से यहाँ तक के इंटरवल में वर्क डन, तो सिर्फ इतना ही एरिया काउंट करना है। जिस इंटरवल का वर्क डन उस इंटरवल का एरिया, ये सुनो, समझ ना। जैसे मान ले पूछता पता है यहाँ से यहाँ तक के इंटरवल में वर्क डन, तो सिर्फ यहाँ से यहाँ तक का ये एरिया काउंट करना पड़ेगा। जिस इंटरवल का वर्क डन उस इंटरवल का एरिया। रिगार्डिंग दिस एरिया एक और छोटा सा कंसेप्ट मैं तुम लोगों को क्लैरिफाई कर देता हूँ। कई बार गेम खेल लेता है ना,
बच्चे थोड़ा सा गड़बड़ करके चले जाते हैं, ठीक है, तो वो गलती अपने को नहीं करनी है, ठीक है। जैसे कई बार कुछ ऐसा तुम्हें ग्राफ देगा, कभी कभी ऐसा भी होता है ठीक है। जैसे मान ले कैसा, कभी कभी ऐसा भी होगा, a part of curve is above the displacement axis, remaining part is below the displacement axis। पूछेगा बता यहाँ से यहाँ तक के इंटरवल में कितना अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा। तो आप तो यही करोगे भाई, विल फाइंड आउट एरिया बाउंडेड बाय द स्क्वायर ऑफ द डिस्प्लेसमेंट एक्सिस, एरिया निकालेंगे, एरिया बाउंडेड बाय द स्क्वायर ऑफ द डिस्प्लेसमेंट एक्सिस, एरिया निकालेंगे। सोच के बता, दोनों एरिया को जोड़ेगा घटाएगा, सोच के बोल। नेट जो वर्क डन होगा A1 + A2 होगा, A1 - A2 होगा। तो यहाँ पे ये एक छोटा सा ट्रिक है ना, ये थोड़ा ध्यान रखना है। बहुत सारे बच्चे जोश में ऐड कर जाते हैं कि साहब है ना सर पढ़ाए हैं कि वर्क डन मतलब एरिया, तो दोनों एरिया चिपका दे, ऐड कर दे। तो एक फंडा ये है कि जब असलियत में बेसिक लॉजिक क्या है, उसका जो रीज़न है वो मैं रीज़न तुम लोगों को क्लैरिफाई करता हूँ। असलियत में एरिया होता क्या है, ठीक है, ध्यान सुनना। असलियत में एरिया होता है, ठीक है, एरिया इज डिफाइंड एज इंटीग्रेशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। तो फंडा ये है, अब ये जो एरिया है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। देख फंडा क्या है, अगर तो फंक्शन y पॉजिटिव है, जैसे यहाँ से यहाँ तक के पार्ट के लिए फंक्शन y पॉजिटिव है, y पॉजिटिव होगा, एरिया पॉजिटिव होगा। लेकिन यहाँ से यहाँ तक के इंटरवल में फंक्शन y नेगेटिव हो जाएगा, y नेगेटिव तो एरिया नेगेटिव हो जाएगा, ये फंडा है। तो इसलिए ध्यान रखें, यहाँ से यहाँ तक की जर्नी के लिए फंक्शन y पॉजिटिव, एरिया पॉजिटिव आएगा, है ना, और यहाँ से यहाँ तक के लिए इंटरवल के लिए फंक्शन y नेगेटिव, एरिया नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना, ये थोड़ा सा ध्यान रखें, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड और इसका न्यूमेरिकल है ना, न्यूमेरिकल वैल्यू इनकी अलग अलग से निकाल लें और उसके बाद दोनों को सब्ट्रैक्ट करा दें। तो नेट यहाँ पे जो वर्क डन होगा इट इज A1 - A2। दिस इज द पॉइंट यू गाइस नीड टू रिमेंबर। प्लस नहीं करना है, माइनस करना है। इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू अलग से निकालना है, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू अलग से निकालना है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करा दें, ठीक है। ऐसे सवाल टेस्ट पेपर में भी आ सकते हैं, तो ध्यान रखें। अब जैसे तुम लोग सवाल बनाओगे तो कई बार हमें फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फॉर्म में दे देता है, फिर पूछता है कि बताओ वर्क डन कितना है। तो यहाँ पे थोड़े से वेक्टर्स के फंडे यूज़ होंगे। सो इसी बहाने तुम्हारा वेक्टर्स की रिवाइज हो जाएगा, है ना। देखो जैसे मान ले बोलता है कि साहब बॉडी पे एक फोर्स लग रहा है जो कि वेक्टर फॉर्म में दे देगा, है ना, Fxi, Fij एंड Fzk, क्लियर। और मान ले इस फोर्स की इन्फ्लुएंस में कोई बॉडी है, ठीक है ना, किसी ए पॉइंट से कोऑर्डिनेट्स गिवन है, किसी बी पॉइंट तक जा रही है। कहाँ से कहाँ जा रही है, x1 y1 z1 से किसी फाइनल पॉइंट x2 y2 z2 तक जा रही है। तो पूछेगा बता ये फोर्स इस बॉडी पे इस इंटरवल में कितना वर्क डन करेगा। तो यहाँ पे थोड़े से वेक्टर्स के फंडे लगेंगे। आओ तो थोड़ा सा पहले वेक्टर के फंडे क्लियर कर। ये अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये मान ले कोई इनिशियल पॉइंट है हैविंग कोऑर्डिनेट्स x1 y1 z1 और ये सब फाइनल पॉइंट है x2 y2 z2। फ़र्क नहीं पड़ता बॉडी कैसे आ रही है, किस पाथ को फॉलो करते हुए आ रही है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो होता है इट इज़ फेयरली इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। वर्क डन जो है डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है, डिस्टेंस पे थोड़ी डिपेंड करता है। डिस्टेंस इज पाथ डिपेंडेंट, ये सुनो, डिस्प्लेसमेंट इज पाथ इंडिपेंडेंट। मोशन 1D लेक्चर 1 याद आ रहा है तुम लोगों को, ठीक है। तो देखो ये स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, ये मान ले फाइनल पॉइंट है, ठीक है ना, ओके। तो स्टार्टिंग और फाइनल पॉइंट के बीच में बॉडी का क्या तुम्हें डिस्प्लेसमेंट ये दिख रहा है, ठीक है भाई। स्टार्टिंग पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या ये दिख रहा है, दिस इज पोजीशन वेक्टर ऑफ स्टार्टिंग पॉइंट। फाइनल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या तुम्हें ये दिख रहा है, दिस इज पोजीशन वेक्टर ऑफ फाइनल पॉइंट। क्या डिस्प्लेसमेंट में बोल सकता हूँ पोजीशन वेक्टर ऑफ फाइनल माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ इनिशियल पॉइंट। देखो इसी ट्रायंगल में ट्रायंगल लॉ ऑफ फैक्टराइजेशन चिपका रहा हूँ, इधर देख, इसी ट्रायंगल में समझो बाद में छापो, ठीक है भाई। इसी ट्रायंगल में ट्रायंगल लॉ ऑफ फैक्टराइजेशन घुमा दिया है, क्या दिख रहा है 10 वेक्टर प्लस 10 वेक्टर शुड बी इक्वल टू 10 वेक्टर। समझ में आ रहा है, RI प्लस D बराबर RF। डिस्प्लेसमेंट कितना दिख रहा है, RF माइनस RI। ये बहुत कमाल फार्मूला भाई, ध्यान रखें, कई बार यूज़ होगा फिजिक्स के डिफरेंट चैप्टर्स में, डिफरेंट टॉपिक्स में यूज़ होगा, याद रखें।
क्या याद रखना है कि डिस्प्लेसमेंट होता है पोजीशन वेक्टर ऑफ फाइनल माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ इनिशियल पॉइंट। इनिशियल माइनस फाइनल नहीं, क्या फाइनल माइनस इनिशियल, है ना। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ फाइनल माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ इनिशियल पॉइंट। अब वेक्टर्स के कुछ और कंसेप्ट्स, क्या हम लोग वेक्टर्स में कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं कि अगर किसी तुम्हें पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पता है तो क्या हम डायरेक्टली उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर लिख सकते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट इंटू वाई कैप प्लस वाई इंटू जे कैप प्लस जेड इंटू के कैप। ये सुनो, जैसे तुम्हें अगर इनिशियल पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पता हैं तो क्या हम इनिशियल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर डायरेक्टली इस तरह से लिख सकते हैं। ये सब पुराने फंडे हैं, अरे है ना, वेक्टर्स के। क्या x1 i y1 j z1 k, है ना, एक्स कोऑर्डिनेट इंटू वाई प्लस वाई इंटू जे प्लस जेड इंटू के। उसी तरह से फाइनल पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पता है तो क्या हम फाइनल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर डायरेक्टली इस तरह से लिख सकते हैं। बोलो भाई, क्लियर है। एक्स इंटू वाई, वाई इंटू जे, जेड इंटू के, दोनों की वैल्यू चिपका दे, डिस्प्लेसमेंट निकल आएगा, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट आएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ फाइनल और माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ इनिशियल। बोलो भाई, क्या किया समझ में, फाइनल का रख दिया माइनस इनिशियल का, तो हर एक टर्म इसका नेगेटिव हो जाएगा, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, दोनों नेगेटिव है, बोल क्लियर। तो फाइनली डिस्प्लेसमेंट क्या किया जाएगा, इन दोनों टर्म्स में से क्या कॉमन दिख रहा है, ठीक है भाई, इन दोनों टर्म्स में से व्हाट इज कॉमन देयर, और इसी तरह से इन दोनों टर्म्स में से व्हाट इज कॉमन, और ब्रैकेट में दिख रहा है z2 माइनस z1। क्लियर है। आई कैप x2 माइनस x1, जे कैप y2 माइनस y1, के कैप z2 माइनस z1। तो ये आ गया डिस्प्लेसमेंट इन वेक्टर फॉर्म, और ये रहा आपका फोर्स को मैं इसी के नीचे चिपका देता हूं, ठीक है। अब बस इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेना है, पहले इतना छाप। अब डॉट प्रोडक्ट के बेसिक फंडे, क्या तुम लोगों को डॉट प्रोडक्ट लेना आता है। आई का डॉट आई से कराते हैं, जे का जे से कराते हैं, के का के से कराते हैं। जिनको नहीं पता है वो समझ लें, ठीक है। आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के, इट्स 1, इधर उधर करेगा सब जीरो हो जाएगा। आई डॉट जे डॉट के डॉट आई, इट्स 0, ठीक है। आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के, ये हमेशा 1 होता है, इधर उधर करेगा सब निपट जाएगा। आई डॉट जे डॉट के डॉट आई, इट इज़ ऑलवेज 0, ठीक है। तो हम क्या करते हैं साहब, सिर्फ आई का आई से लेते हैं, जे का जे से लेंगे, के का के से लेंगे, क्योंकि वही 1 मिलेगा, बाकी सब तो 0 हो जाएगा। आई डॉट जे डॉट आई, है ना, जे डॉट के डॉट आई, सब उड़ जाएगा, ठीक है। तो क्या वर्क डन तुम्हें फाइनली ये दिख रहा है, आवाज़ नहीं आई, ये सुनो, वर्क डन ये दिख रहा है। कुछ नहीं करना है, आई का बस आई के साथ करना है, इसको इससे बस करना है, तो एफ एक्स इंटू 10, बाकी आई डॉट आई आएगा वो तो 1 ही है। जे का जैसे करना है 10 इंटू 10, है ना, बाकी जे डॉट जे आएगा वो तो 1 ही रहेगा। और इसका के का के से करना है तो 10 इंटू 10, और बाकी के डॉट के वो तो 1 ही रहेगा, बाकी इधर उधर करेगा सब 0। आई डॉट जे डॉट आई, है ना, जे डॉट के डॉट सब 0, ऐसा है। तो ये कोई स्टैंडर्ड फार्मूला नहीं है, ठीक है, इस टॉपिक में, ठीक है। जो फार्मूला है वो बस अपने को यही याद रखना है, क्या, कि जब भी कोई बॉडी किसी इनिशियल से किसी फाइनल पॉइंट पे जाती है तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इसको याद रख ले, है ना, मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज फार्मूला। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ फाइनल माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ इनिशियल पॉइंट, क्लियर। सो अब देखते हैं बेस्ड ऑन वर्क डन कैसे कैसे प्रॉब्लम्स बन सकते हैं। अब हम लोग न्यूमेरिकल्स पे अटैक करना शुरू करते हैं। सो अब आते हैं वर्कशीट पे, ठीक है, कैसे कैसे प्रॉब्लम्स बन सकते हैं। सवाल नंबर 1 में कोई शक नहीं, बन गया होगा, सीधा सीधा चिपका दे, वर्क डन है, ठीक है भाई। तो वर्क डन कितना है, कितना फोर्स लगा रहा है, कितना डिस्प्लेसमेंट करा रहा है, हो जाएगा भाई। और थीटा यहाँ से कितना है वो निकल आएगा, cos थीटा इज 1/2 फॉर विच वैल्यू ऑफ थीटा, वही पूछ रहा है। एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन, डायरेक्शन ऑफ मोशन मतलब डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, है ना, डायरेक्शन ऑफ मोशन बोले तो डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और है ना डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है। तो आसान भाषा में एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ही पूछ रहा है। एक 2 kg मास का बॉडी है, ठीक है, इनिशियली रेसा स्टार्ट कर रहा है,
एक कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल फोर्स लगा रहा है 0.5 न्यूटन, है ना, स्मूथ सरफेस है, कोई फ्रिक्शन का चक्कर नहीं, है ना। तो पूछ रहा है कि बता ये फोर्स इस ब्लॉक पे 8 सेकंड में कितना वर्क डन करेगा। ठीक है, ठीक है भाई। तो पहले एक काम करते हैं, बॉडी का एक्सेशन निकाल लेते हैं ब्लॉक का। ठीक है सर, तो एक ही फोर्स लग रहा है, वही उसको मास इंटू एक्सेशन देगा। ये एक्सेशन है फोर्स और मास, कितना फोर्स लगा रहा है 0.5, कितना है ना मास है, तो एक्सेशन आ गया। एक्सेशन कांस्टेंट यू कैन डायरेक्टली यूज इक्वेशंस ऑफ मोशन। ठीक है, तो बॉडी का इस है ना 8 सेकंड के इंटरवल में कितना 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 ये डिस्प्लेसमेंट होगा वो निकल आएगा। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन घुमा सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ से यहाँ तक के इंटरवल में इनिशियल लॉस कितनी 0, तो यू कितना 0। एक्सेशन तो हम लोग निकाल ही चुके हैं 0.25, और यहाँ से तक का इंटरवल का टाइम कितना हो गया, तो यहाँ से डिस्प्लेसमेंट कितना वो निकल आएगा, यहाँ से अपना डिस्प्लेसमेंट जो है वो निकल आएगा। ठीक है भाई, जो भी आए मतलब, है ना, जो भी आए 32, है ना, 0.25 इतने मीटर। फोर्स पता है, डिस्प्लेसमेंट पता है। ठीक है, वर्क डन निकल आएगा क्या, F इंटू डी इंटू कॉस ऑफ थीटा। तो F कितना हो गया 0.5, डिस्प्लेसमेंट तो अभी भी निकाला है, कोई बताया थीटा कितना होगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा। देखो हमेशा ध्यान रखें, जब भी कोई बॉडी रेस्ट स्टार्ट करती है तो वो उसे डायरेक्शन भागती है जिस डायरेक्शन बॉडी पे फोर्स लगता है ना। ये देख, सी एवरीवन सी दिस किलर विजुअलाइजेशन। ये देख, ये मैं रेस्ट से छोड़ रहा हूँ, किधर भाग रहा है, नीचे, क्यों, फोर्स नीचे लग रहा है ना। जब भी बॉडी रेस्ट स्टार्ट करेगी तो उसे डायरेक्शन भागेगी जिधर फोर्स लग रहा है, तो वही तो है रे। असलियत में ये बॉडी रेस्ट से ही तो स्टार्ट कर रही है, तो आपने इधर फोर्स लगाया तो भाई साहब इसी डायरेक्शन भागेगा, मतलब डायरेक्शन ऑफ फोर्स और डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट सेम, दोनों के बीच थीटा कितना हो जाएगा 0। ये जब भी रेस्ट स्टार्ट करेगा तो उसे डायरेक्शन भागता है जिधर फोर्स लगता है, तो cos 0 मतलब 1 हो जाएगा। तो इसी को आप है ना सिंप्लीफाई करके देखोगे। ठीक है भाई, सवाल नंबर नेक्स्ट में बन गया होगा, आसान है। ठीक है, तो इसमें सब फैक्टर्स के फंडे लग रहे हैं, है ना। पार्टिकल पर लगने वाला फोर्स है 3i + 4j। इस फोर्स की इन्फ्लुएंस में कोई बॉडी है किसी इनिशियल पॉइंट 1 2 से किसी फाइनल पॉइंट 3 4 पे जा रहा है, तो पूछता है बता इस इंटरवल में ये फोर्स बॉडी पे कितना अमाउंट ऑफ वर्क डन करेगा, है ना। तो हम लोग अभी भी थोड़ी देर पहले एक छोटा सा फॉर्मूला पढ़े थे डिस्प्लेसमेंट का, कि डिस्प्लेसमेंट इज डिफाइंड एज पोजीशन वेक्टर ऑफ फाइनल माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ इनिशियल पॉइंट। क्या पढ़े हैं, डिस्प्लेसमेंट साहब होगा पोजीशन वेक्टर ऑफ फाइनल माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ इनिशियल पॉइंट। ठीक है, अब अगर किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पता हैं तो हाउ टू राइट डाउन इट्स पोजीशन वेक्टर, एक्स कोऑर्डिनेट इंटू आई प्लस वाई कोऑर्डिनेट इंटू जे प्लस जेड कोऑर्डिनेट इंटू के। ठीक है, तो ध्यान से देखें, क्या इनिशियल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर तुम्हें ये दिख रहा है, और क्या फाइनल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ये दिख रहा है। ये सुनो, जेड आई नहीं यहाँ पे, के कोई चक्कर नहीं, तो आई प्लस 2j, इधर 3i + 4j। तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा फाइनल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर मतलब 3i + 4j माइनस इनिशियल का हो जाएगा, पूरा माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो ये भी टर्म नेगेटिव हो जाएगा, ये भी -2j हो जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट आ गया 3i - i मतलब 2i, 4j - 2j मतलब 2j। तो फोर्स था अपना कितना, इसी के नीचे चिपका देता हूँ ना, 3i + 4j, और डिस्प्लेसमेंट ये आ गया। वर्क डन क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। डॉट प्रोडक्ट लेना आता ही है, आई का आई से जगह जैसे, तो आई का आई से लेगा तो कितना आएगा 3 × 2 6, और जे का जे से लेगा कितना आएगा, तो इसमें जो है सवाल नंबर 4 में ये ग्राफिकल है ना प्रॉब्लम है। तो सवाल में अपने को एक ग्राफ दे रखा है इन बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एक उसने ग्राफ इस तरह का दे रखा है। क्या पूछ रहा है, वर्क डन बाय द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दिस पार्टिकल बाय 4 मीटर। तो यहाँ से x = 0 से x = 4 मीटर के बीच में डिस्प्लेसमेंट चाहिए, वर्क डन चाहिए। तो जिस इंटरवल में वर्क, उसी इंटरवल का एरिया निकालना है। तो यहाँ पे हम लोग कंसेप्ट घुमाएंगे, वर्क डन इज डिफाइंड एज एरिया अंडर द कर्व, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। यहाँ से यहाँ तक का वर्क डन पूछता है तो ये एरिया निकल रहे होते हैं, यहाँ से यहाँ तक का वर्क डन पूछता है तो
ये एरिया कैलकुलेट कर रहे थे, और पूरा पूछ रहा है x बराबर 0 से x बराबर 4, पूरा एरिया निकल रहा है। एरिया बाउंडेड बाय द स्क्वायर विद द डिस्प्लेसमेंट एक्सेस विल गिव यू द शेडेड एरिया। और ये यहाँ पे ज्योमेट्री कैसी दिख रही है, ट्रेपेजियम है, क्या है, इट इज़ अ ट्रेपेजियम, क्लियर। तो ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है, हाफ ऑफ सम ऑफ ऑल साइड्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ध्यान से देखें, ये साइड कितनी दिख रही है, ये दोनों पैरेलल साइड्स हैं, ये 4 है, 10/20 ये 2 है, तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू इन दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना दिख रहा है, क्लियर है। इन दोनों के बीच का नॉर्मल डिस्टेंस कितना है, तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे जो फोर्स दे रखा है उसने 7 - 2x प्लस, है ना, कुछ इस तरह से दे रखा है, और ये फोर्स पार्टिकल को डिस्प्लेस करा रहा है फ्रॉम x बराबर 0 टू x बराबर 5। ठीक है भाई, पूछता है बता वर्क डन कितना है। तो यहाँ पे ध्यान से देखें, क्या फोर्स तुम्हें वेरिएबल दिख रहा है, फोर्स जो है अपने को वेरिएबल दिख रहा है। भाई एक बात बता, जैसे जैसे बॉडी आगे बढ़ेगी उसका एक्स कोऑर्डिनेट चेंज करेगा, बॉडी आगे आगे बढ़ेगी ना तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट चेंज करेगा। एक्स चेंज करने से ध्यान से देखें क्या फोर्स चेंज होता हुआ दिख रहा है, फोर्स एक्स का फंक्शन है ना, एक्स अगर चेंज करेगा तो फोर्स विल चेंज। और हाउ टू फाइंड आउट वर्क डन ड्यू टू वेरिएबल फोर्स, इंडिकेट करके, सिंस यहाँ पे जो फोर्स है ना वो वेरिएबल है, इसलिए वर्क डन ड्यू टू वेरिएबल फोर्स निकालने के लिए तुम्हें फोर्स को डिस्प्लेसमेंट के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो f की वैल्यू चिपका दे और वो लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक भागेगी, x बराबर 0 से x बराबर 5, उसी इंटरवल में तो वर्क डन पूछ रहा है, तो x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू, इंटीग्रेशन आसान है, ठीक है, इंटीग्रेशन बोलो बना लोगे, इंटीग्रेशन अलग अलग पार्ट्स करके इंटीग्रेट करा ले, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ दिस फंक्शन प्लस इंटीग्रेशन ऑफ दिस फंक्शन प्लस। तो देखो डायरेक्टली लिख रहा हूँ, सब लोग थोड़ा सा डायरेक्टली समझें, बोलो भाई, इंटीग्रेशन समझ पा रहे हो रे? यस देख 7 कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, 7 जो है कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, तो इंटीग्रेशन में तो 1 ही बचेगा, 1 का x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है x, कांस्टेंट है ना 7 बाहर आ जाएगा, तो 1 का x के रेस्पेक्ट में x हो जाएगा। 2 कांस्टेंट तो बाहर आ गया, x का x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन x/2, याद है ना सब फॉर्मूले, इंटीग्रेशन के फॉर्मूले रिकॉल कर पा रहे हो, 1 का इंटीग्रेशन है ना, x का इंटीग्रेशन, आवाज़ नहीं आई, x² का इंटीग्रेशन, सब स्टैंडर्ड फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। तो x का x²/2, 3 कांस्टेंट बाहर आ गया, x² का x के रेस्पेक्ट में x³/3, सब पे अलग अलग सा लिमिट छाप दें, ये 2 निपटा दें तो वर्क डन हो जाएगा 7 इंटू, ठीक है भाई, अपर माइनस लोअर लिमिट 5 - 0, 5² - 0², 5³ माइनस, है ना, तो अपर माइनस लोअर लिमिट चिपकाएंगे कितना आएगा, 35, 25, 125, तो ये 10 + 125 135 हो जाएगा, क्लियर है। आखिरी वाला जोरदार सवाल है, ये अच्छा सवाल है, इसको ध्यान से समझें। पार्टिकल किसी फोर्स की इन्फ्लुएंस में मूव कर रहा है, सो दैट उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो टाइम पर इस तरह से डिपेंड कर रहा है, x बराबर t³/3, x इज इक्वल टू t³/3। पार्टिकल का उसने मास दे रखा है 2 kg, और वर्क डन पूछ रहा है इन द फर्स्ट 2 सेकेंड्स, वर्क डन बाय द फोर्स ऑन द बॉडी इन द फर्स्ट 2 सेकेंड, इन द फर्स्ट 2 सेकेंड मतलब फ्रॉम t बराबर 0 से t बराबर 2 सेकेंड। तो ये थोड़ा सा अजीब सा सवाल है। नॉर्मली क्या होता है, वर्क डन के क्वेश्चंस में फोर्स गिवन होता है, डिस्प्लेसमेंट गिवन होता है समझ ना, या तो फोर्स का आता पता ही नहीं है अरे दूर दूर तक, ठीक है, सिर्फ डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम उसने दे रखा है, पूछता है बता, है ना, वर्क डन कितना है। तो अप्रोच क्या है सवाल की, अप्रोच
क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। तो अप्रोच ये है कि डिस्प्लेसमेंट को आप डिफरेंशिएट कराएं, वहाँ से वेलोसिटी आएगी, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कराएं, वहाँ से एक्सेशन आएगा। मास गिवन है, मास से एक्सेशन को मल्टीप्लाई कर दे, फोर्स आ जाएगा। और फोर्स कांस्टेंट आएगा तो एफ डी कांस्टेंट को घुमा देना, और फोर्स अगर वेरिएबल देखे तो इंडिकेट करा देना। दिस इज द अप्रोच। अप्लाई कैसे करते हैं सुनना ध्यान से। सबसे पहला काम, इसको डिफरेंशिएट करा के वेलोसिटी निकाल। तो 1/3 एज इट इज है, टी क्यूब का टी के रेस्पेक्ट में 3t²। क्या है 1/3 छोड़ दे, कांस्टेंट है, टी क्यूब का टी के रेस्पेक्ट में 3t², 3 उड़ जाएगा, v बराबर t²। क्लियर है। ये वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आ गया। इसको डिफरेंशिएट करा दे, वहाँ से एक्सेशन आ जाएगा। एक्सेशन है dv/dt। एक्सेशन क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो v को t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करा दे, t² का t के रेस्पेक्ट में 2t, t² का t के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, ठीक है। एक्सेशन आ गया, मास से मल्टीप्लाई कर दे, फोर्स आ जाएगा। तो फोर्स क्या हो जाएगा, मास इंटू एक्सेशन। क्लियर है। तो मास हो गया 2 kg और एक्सेशन साहब, ठीक है। तो फोर्स यहाँ से आ गया अपना। अब ध्यान से देखें, क्या ये फोर्स वेरिएबल दिख रहा है, टाइम का फंक्शन है ना भाई, है ना। टाइम जैसे जैसे बढ़ेगा, समय तो हमेशा बढ़ता जाता है, तो टाइम जैसे जैसे चेंज होगा फोर्स चेंज होगा। एंड हाउ टू फाइंड आउट वर्क डन ड्यू टू वेरिएबल फोर्स, इंडिकेट करा के। तो अब जो है वर्क डन हमें ऐसे निकालना पड़ेगा, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एक्स, ठीक है साहब, क्योंकि फोर्स वेरिएबल है। फोर्स अपने को गिवन है 40। अब भाई साहब गाड़ी फिर से यहाँ पे फंस गई तुम्हारी। इंटीग्रेशन में दो वेरिएबल आ गए, टी भी वेरी कर रहा है, एक्स भी वेरी कर रहा है। समय तो हमेशा बढ़ता जा रहा है, और बॉडी जैसे जैसे आगे बढ़ेगी उसका एक्स कोऑर्डिनेट, उसका डिस्प्लेसमेंट भी तो चेंज होगा। पूरे के पूरे इंटीग्रेशन में एक सिंगल वेरिएबल होना चाहिए, देन ओनली यू कैन इंटीग्रेट इट। यहाँ तो 2 वेरिएबल हैं, टी भी वेरी कर रहा है, एक्स भी वेरी कर रहा है, समय बढ़ता जा रहा है, पार्टिकल आगे बढ़ रहा है, उसका डिस्प्लेसमेंट भी चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे आप कैसे भी करके dx को dt की फॉर्म में अगर एक्सप्रेस कर लेते हैं तो यहाँ पे बात अपनी बन जाएगी। कोई बताएगा हाउ टू एक्सप्रेस dx एज अ फंक्शन ऑफ dt, हाउ टू फाइंड आउट रिलेशन बिटवीन dx एंड dt, है ना। तो देख हम लोग क्या पढ़ते हैं, वेलोसिटी, वेलोसिटी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टाइम, v is dx/dt। वेलोसिटी क्या होती है, जनरल टाइम की जो वेलोसिटी है उसी को हम dx/dt ले सकते हैं। और ध्यान से देख, क्या जनरल टाइम वेलोसिटी में ये देख रही, ये अप्रोच है, दिस इज वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट एनी जनरल टाइम। तो इस वेलोसिटी को इस वेलोसिटी से इक्वेट करा दे। जनरल टाइम पे वेलोसिटी क्या है, dx/dt, और जनरल टाइम पे वेलोसिटी हमने निकाल चुके हैं कितना, t²। तो यहाँ से dx और dt में एक रिलेशन आ जाएगा। तो dx की ये वैल्यू यहाँ से उठा के यहाँ पे छाप दे, फिर पूरा इंटीग्रेशन t की फॉर्म में आएगा। उसके बाद t की लिमिट्स घुमा के आसानी से वर्क डन निकाल सकते हैं। तो वर्क डन हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 4t एज इट इज है, और dx ये चिपका रहा हूँ क्या, t² इंटू dt। dx ये क्या है, t² dt, 4 कॉन्स्टेंट बाहर निकल ले, तो t इंटू t² कितना, t³ है ना, dt। अब यहाँ पे लिमिट्स छाप सकते हो, कहाँ से कहाँ तक की लिमिट पड़ेगी बोल। तो मैं वर्क डन पूछ रहा है बाय द फोर्स इन द फर्स्ट 2 सेकेंड्स। इन द फर्स्ट 2 सेकेंड मतलब फ्रॉम t बराबर 0 टू t बराबर 2। ये सुनो, पहले 2 सेकेंड, तो t इज इक्वल टू 0 से t इज इक्वल टू 2। इंटीग्रेशन समझ में आ गया। x की पावर 3 का इंटीग्रेशन क्या होगा, मतलब x की पावर n का इन जनरल क्या पढ़ते हैं, n+1 है ना। तो x की पावर n+1 n+1, ठीक है। तो x³ का x के रेस्पेक्ट में x की पावर 4/4, तो ऐसे ही t³ का t के रेस्पेक्ट में t की पावर 4/4, है ना। 4 निपटा देना, लिमिट घुमा ले, क्या किया समझ में, t की जगह अपर लिमिट, t की जगह लोअर लिमिट, 2 की पावर 4 माइनस 0 की पावर 4। 2 की पावर 4 बोल कितना होता है, 4 बार 2 से मल्टीप्लाई कर दे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। 0 की पावर जो मर्जी कर ले तो 0 रहेगा। तो ये छोटा सा सवाल है जो एडवांस में पूछा गया था, राइट। सो आज की जर्नी हम लोग यहीं पे वाइंड अप करते हैं, तब तक पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।